दोस्तों नमस्कार। सबसे कमजोर साबित हो चुके हैं और सबसे मजबूत साबित खुद को करना है। वक्त बहुत कम है। राजनीतिक साख कहिए या अंतर्राष्ट्रीय ताकत कहिए, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कहिए या इस जियोपॉलिटिकल इरा के दौर में नए बनते समीकरणों में अमेरिका की साख कहिए, इन सारे सवालों से जूझते हुए शनिवार को हुई इमरजेंसी बैठक के वक्त ही बहुत साफ हो गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप तमाम राष्ट्रपतियों की कतार में शायद इस वक्त सबसे कमजोर हो चुके हैं। जहां पर उनकी बात पर निर्णय ले पाने की क्षमता या कहें उनके साथ चलने की स्थिति में देश के सेना प्रमुख भी नहीं है। इसीलिए जिन सवालों को शनिवार की इमरजेंसी बैठक में उठाया गया, उन सवालों में सिवाय ट्रंप के सामने ऐसा कोई रास्ता बचा ही नहीं जहां पर डिप्लोमेसी के आश्रय वो अपनी विजय पताका फहराते हुए निकल जाएं और दुनिया को यह बता डालें कि देखिए, इससे पहले के तमाम राष्ट्रपति ईरान को लेकर फेल हो गए और वो अकेले हैं जो पास हो गए। कई मौकों पर इस स्थिति का जिक्र उन्होंने किया जरूर, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट रही है। और शायद इसीलिए चंद घंटे पहले सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में ट्रंप कहते हैं कि सब कुछ ईरान में ध्वस्त कर देंगे अगर सीज फायर की मियाद खत्म होने से पहले वो बातचीत की टेबल पर नहीं आया तो। और बातचीत की टेबल पर वो नहीं आ रहा है, जैसे ही उसने इसका ऐलान कर दिया, एक झटके में अनिश्चितकालीन सीज फायर और अनिश्चितकालीन आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ने बकायदा एक पर्चा छाप कर दिया। सरकारी आदेश में इस पर्चे में 3 बातों का जिक्र है। अनिश्चितकालीन सीज फायर इसलिए क्योंकि पाकिस्तान आग्रह कर रहा है। इसके बाद आर्थिक नाकेबंदी जारी इसलिए रहेगी क्योंकि नियंत्रण हम अपने हाथ में चाहते हैं या फिर ईरान के नियंत्रण से होर्मुज रूट को निकालकर एक सामान्य आवाजाही बनाना चाहते हैं। और तीसरी बात, जिस स्ट्रेटजी का जिक्र लगातार व्हाइट हाउस, पेंटागन और सीआईए करता रहा, उससे हटकर इजराइल जो सोचता रहा हमले को लेकर, इन दोनों के बीच का रास्ता तभी अपनाया जा सकता है जब चाबी जो है वो अमेरिका के पास रहे और गेंद हमेशा ईरान के पाले में नजर आती रहे। शायद इसीलिए आर्थिक नाकेबंदी को इस पर्चे के चंद मिनटों के बाद एक दूसरा ट्वीट करके अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी जतला दिया कि दरअसल कितने मुश्किल हालात में ईरान खड़ा है। लेकिन इन सब के पीछे मंशा क्या है, यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जो आखिरी ट्वीट अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया, उसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि ईरान आर्थिक रूप से पतन की ओर अग्रसर है। वे होर्मुज को तुरंत खुलवाना चाहते हैं, नकदी की भारी कमी से जूझ रहे हैं, प्रतिदिन $50 करोड़ का नुकसान हो रहा है, सेना और पुलिस शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें वेतन तक नहीं मिल पा रहा है। एसओएस यानी आपातकालीन सहायता। देख लीजिए। और असल कहानी इसी के बाद शुरू होती है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया को जो बताना था वो तो बता दिया गया, लेकिन पेंटागन, सीआईए की रिपोर्ट, व्हाइट हाउस के भीतर की चर्चा, इजराइल के साथ सहमति असहमति के बीच अनिश्चितकालीन सीज फायर के दौर में उसे क्या करना है और ईरान को लेकर कौन सी रणनीति अब अपनानी है, इसे दुनिया कहे तो यू टर्न कह सकती है। इसे दुनिया चाहे तो अमेरिकी राष्ट्रपति को कमजोर साबित कर सकती है। लेकिन वक्त क्या वाकई मिड टर्म पोल यानी नवंबर तक का ही है, जब रिपब्लिकन्स की तादाद कम हो जाएगी, डेमोक्रेट्स की तादाद बढ़ जाएगी और उसके बाद कांग्रेस में किसी भी बात पर अमेरिकी राष्ट्रपति की सहमति हो या ना हो, उनकी बात मानी नहीं जाएगी, या फिर इंपीचमेंट की दिशा में कहीं बात बढ़ तो नहीं जाएगी। ये सारे सवालों की उम्र नवंबर तक है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अभी भी वक्त 1.5 साल का है। उसके बाद ही कौन अगला राष्ट्रपति होगा, इस दिशा में परिस्थितियां अमेरिका की बढ़ेंगी।
तो उससे पहले 3 बड़े निर्णय अमेरिकी राष्ट्रपति को लेने ही होंगे और यह निर्णय जीत के ऊपर टिके हैं। और जीत का मतलब यह होता है कि जब हम चाहेंगे, जैसे हम चाहेंगे, उस वक्त अनिश्चितकालीन सीजफायर खत्म कर देंगे। और यह तभी संभव है जिस तरीके से 28 फरवरी को जब हमला किया गया तो उससे पहले एक रणनीति तो तैयार थी। चंद घंटों के भीतर ही ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। उनके 40-45 कमांडर जो ईरान को चला रहे हैं वह भी मौत के घाट उतारे जा चुके होंगे। और उसके बाद ईरान में परिवर्तन रिजिम का होगा, परिवर्तन गवर्नेंस का होगा, परिवर्तन एक लिहाज से इजराइल और अमेरिका के अनुकूल होगा। यही सोचा गया और इसको इंप्लीमेंट कर भी दिया गया। लेकिन एक पुरानी सभ्यता को जीते हुए ईरान ने जिस तर्ज पर खुद को खड़ा किया उसने संकट पैदा कर दिया। और इसको अब आप यू टर्न कहना चाहते हैं तो कह लीजिए, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के जहन में जो सवाल है ईरान उसको लेकर अब सचेत हो चुका है। फरवरी में बातचीत हो रही थी, लेकिन अमेरिका बातचीत के बीच में ही हमला कर देगा, ईरान ने नहीं सोचा था। लेकिन इस वक्त ईरान ये जानता है कि अनिश्चितकालीन सीजफायर के बीच में कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है। इजराइल 26 तारीख को जब लेबनान से सीजफायर की मियाद पूरी होगी वह नए तरीके से हमलावर हो सकता है। तो इस कहानी की शुरुआत होती कहां से है? दरअसल इसकी शुरुआत 3 मुद्दों पर आकर टिक चुकी है जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति बाखूबी जानते हैं। इसीलिए होर्मुज़ पर नियंत्रण, क्योंकि दुनिया में तभी उनकी साख लौटेगी, ये वो जानते हैं। होर्मुज़ पर अगर ईरान का नियंत्रण बरकरार रहा तो अमेरिका की ताकत, उसकी साख, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसकी अपनी मौजूदगी एक झटके में सिर्फ नाटो और यूरोपियन कंट्री भर से ही नहीं, चारों तरफ से गायब हो जाएगी। तो रणनीति बहुत साफ है। आर्थिक नाकेबंदी के साथ साथ सेना में लगातार बढ़ोतरी होगी। उस वक्त का इंतजार किया जाएगा जहां पर ऐलान हो और कब्जा हो जाए। यह मुश्किल हालात है क्योंकि ईरान इस हकीकत को जानता है और वो अपने तौर पर तैयारी भी कर रहा होगा। दूसरी परिस्थिति है कि इनरिच यूरेनियम पर कब्जा कहीं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे पहले के तमाम राष्ट्रपतियों को लेकर ट्रंप ये चाहते हैं कि हर कोई उनसे दूर दूर तक इस रूप में नजर आए कि वो सभी कमजोर थे। यहां तक कि ओबामा भी, जो 2015 में ईरान के साथ यूरेनियम को लेकर समझौता कर रहे थे और बाकायदा पेंटागन और सीआईए की टीम भी उस बातचीत में शामिल होती थी, यूरेनियम के विशेषज्ञों की मौजूदगी होती थी जो कहती थी कि दरअसल इससे बेहतर समझौता हो नहीं सकता है, क्योंकि हमने ईरान के यूरेनियम के जरिए हथियार बनाना, जो वो परमाणु हथियार बनाएगा, उस पर हमने रोक लगा दी है या टलवा दिया है। इससे हटकर ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी हालत में इनरिच यूरेनियम उनके कब्जे में आ जाए। होर्मुज़ रूट पर नियंत्रण के लिए भी सेना की जरूरत है और इनरिच यूरेनियम पर कब्जे के लिए भी सेना की जरूरत है। और यह सेना की जरूरत ऐलान के साथ संभव नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे 28 फरवरी को अटैक करने से पहले जानकारी नहीं दी गई। शाम तक बातचीत का जिक्र था, रात होते होते हमला हो गया। तीसरी परिस्थिति ईरान के तेल को अपने हाथ में लेना है, यानी होर्मुज़ पर नियंत्रण, इनरिच यूरेनियम पर कब्जा और ईरानी तेल को हाथ में लेकर दुनिया की एनर्जी पर नियंत्रण रखते हुए उसकी इकोनॉमी को भी अपने ट्रेड और अपने टैरिफ के लिहाज से चलाना। और तमाम दुनिया के विकसित देश हों या अभी तक G7, G20 या फिर नाटो कंट्रीज ही क्यों ना हो, जो सोच रही हो कि वो अलग रास्ता अपना सकती है, तो फिर तेल की धार को कब्जे में करना और इसके जरिए भी जो 3 मुद्दे जुड़े हुए हैं उस पर भी नजर इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति की इसलिए है क्योंकि पेंटागन और सीआईए के साथ साथ व्हाइट हाउस में बैठे पुराने तमाम अधिकारी ये बहुत साफ तौर पर कहने लग गए हैं कि दरअसल चीन की इकोनॉमी अब अमेरिका के लिए खतरा है और खास तौर से इस युद्ध के बाद तो चीन की इकोनॉमी को रोक पाने में आप सक्षम हो नहीं पाएंगे, तो उस दिशा में आपको बढ़ना ही होगा। और इसका मतलब बहुत साफ है कि खाड़ी देशों से आपकी वसूली बरकरार रहे, खाड़ी देशों में आपकी मौजूदगी बरकरार रहे, खाड़ी देशों की इकोनॉमी आपके इशारे पर चले
और खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रो डॉलर के जरिए ही चले। यानी चीन की इकोनॉमी खाड़ी देशों से जबरदस्त वसूली और इसके साथ इजराइल की मान्यता वेस्ट एशिया में कैसे बरकरार रहे, इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं युद्ध तो जरूरत पड़ेगा ही। डिप्लोमेसी से इस रास्ते को अपने हक में नहीं लिया जा सकता है, अमेरिकी राष्ट्रपति बाकूबी ये जान चुके हैं। और पेंटागन और सीआईए की रिपोर्ट ने कह दिया, जिस तर्ज पर आप डिप्लोमेसी को भी युद्ध का हथियार मानकर चलते हैं उससे बात बनेगी नहीं। 1 घंटे पहले कुछ, 1 घंटे बाद कुछ आपको करना ही पड़ रहा है, तो क्यों नहीं लंबे वक्त तक सीज फायर और उस सीज फायर के बीच एक ऐसी तैयारी जिसके बाद चंद घंटों में सब कुछ अपने हाथ में ले लिया जाए। क्या यह संभव है? और क्या ये जो सोचा जा रहा है उसको लेकर कहा जा सकता है कि यह सीज फायर उस आर्थिक नाकेबंदी के साथ चलने वाला एक ऐसा हथियार है जिसमें ईरान के सामने मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं, जो उन्होंने अपने ट्वीट में जिक्र कर दिया कि 50 करोड़ डॉलर का नुकसान अगर हर दिन हो रहा है और आपकी स्थिति अपने देश में सेना और पुलिस को वेतन तक दे पाने की नहीं और आपको इमरजेंसी मदद चाहिए तो वो हम ही देंगे। क्या ये स्थिति आ सकती है? या इन सब के बीच वो खाड़ी देश हो, वो चीन हो, वो रशिया हो, या इस पूरे इलाके में एशियाई देशों की जो निर्भरता है ओमुर्ज रूट को लेकर, और यूरोपियन कंट्रीज भी जिस रास्ते को तलाश रहे हैं उसमें वो आर्थिक तौर पर टोल टैक्स या फिर उसके समानांतर कोई दूसरा रास्ता ईरान निकाल लेगा। ये बात उसकी अपनी सतर्कता को लेकर जरूर है, लेकिन यहां पर फिर दोबारा अंदरूनी सच को पकड़ना होगा। और अंदरूनी सच बहुत साफ तौर पर कहता है कि दरअसल ईरान का आखिरी प्रस्ताव क्या हो सकता है, उस आखिरी प्रस्ताव पर फैसला कौन ले रहा है या कौन लेगा, इसकी जानकारी अमेरिका को अभी तक नहीं है। यानी व्हाइट हाउस के सामने यह जानकारी आई ही नहीं है कि आखिर वो प्रस्ताव कौन देगा, उस पर फैसला कौन लेगा। और ईरान से अगर सिर्फ आईआरजीसी के रूट के जरिए मैसेज आ रहा है और उनके विदेश मंत्री अदराची कुछ भी कहें, उनके राष्ट्रपति पेशियान कुछ भी कहें, उनके पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं गलीफाफ वह भी कुछ भी कहें, कोई मायने नहीं रखता है। तो फिर वो कौन सा शख्स होगा और उसको कैसे निशाने पर लिया जाए, यह रणनीति अमेरिका को बनानी होगी। और यह बात कोई दूसरा नहीं बल्कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट यानी सीआईए की रिपोर्ट कहती है। सारी जानकारी आपको अपने हाथ में लेनी होगी। यानी जिस रास्ते अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप निकल पड़े थे अकेले चलने की परिस्थिति में, उसमें वो कमजोर होकर लौटे हैं। अब सवाल उनकी मजबूती का है, अपनी साख को बरकरार रखने का है। शायद इसीलिए अमेरिका की घरेलू राजनीति, बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, वो तेल की कीमतें क्यों ना हो, तो इसीलिए अब डेडलाइन नहीं, रणनीति में लचीलापन और इसके साथ जब चाहे मनचाहा निर्णय लेने की परिस्थिति, हमेशा उसकी चाबी अपने पास रखने की सोच, कुछ इसी रास्ते पर यह सीजफायर बढ़ गया है। और दूसरी तरफ अब सवाल यह है कि ईरान चाहे तो तनाव बढ़ा सकता है, वो चाहे तो होर्मुज में संघर्ष छिड़ सकता है, क्योंकि आर्थिक नाकेबंदी अमेरिका ने की है। ईरान अपने नियंत्रण में बतलाता है, अमेरिका अपने नियंत्रण में चाहता है। तो क्या चाबी चाहे अमेरिका के पास है, लेकिन ईरान इस रणनीति को बाखूबी समझता है और उसे जब जब महसूस होगा वो कमजोर हो रहा है तो युद्ध के आसरे दुनिया से आर्थिक वसूली के लिए वो निकलेगा, या फिर आर्थिक सहमति उसके पक्ष में हो जाए, यह वो सोच रहा है। यह भी सवाल इसलिए है क्योंकि अब निर्णय तभी होगा जब पहली कार्रवाई कौन करेगा इस पर जाकर मामला टिक गया है। और इसका मतलब यह भी है कि इजराइल इस दौर में लेबनान के साथ जो 26 अप्रैल को सीज फायर की मियाद खत्म होगी, उसके बाद वो क्या करेगा, इसका जवाब भी कोई दे पाने की स्थिति में नहीं है। तब सवाल यह है कि होर्मुज रूट और सैटेलाइट से जो तस्वीरें दिखलाई जा रही हैं कि कहां कहां मौजूदगी ईरान के भीतर न्यूक्लियर इनरिचमेंट की है, उस पर कब्जा और सेना को सक्रिय करने की स्थिति में लाना। तस्वीर जरा एक क्षण के लिए दोनों की देखिए, तब बात इसके आगे आएगी कि अब बड़े सवाल बचते क्या हैं।
ध्यान दीजिए तो रास्ते दो ही होते हैं दुनिया के सामने, डिप्लोमेसी के या फिर अटैक के। डिप्लोमेसी में बड़ा सवाल अमेरिका के सामने है कि बातचीत किससे की जाए और प्रस्ताव किसके सामने रखा जाए। भविष्य में परमाणु बम वो ना बना पाए, यह विकल्प खुला रखा जाए, लेकिन इसे बंद कैसे किया जाए, यह सवाल अमेरिका के सामने है, क्योंकि उसने कई कदम की छलांग लगाई और उसके बाद अब आगे वो छलांग कैसे लगाए, वो दरवाजा ईरान ने यह कहकर बंद कर दिया कि उसे हरा पाना नामुमकिन है। और वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड डिप्लोमेसी ने जतला दिया, अमेरिका अपने बूते अपनी सेना के आश्रय ईरान को जीत पाने में सक्षम हो नहीं पाएगा, क्योंकि स्ट्रेटजिकली उसके अनुकूल स्थितियां हैं नहीं। तब यह सवाल उठना शुरू हो गया कि अब पाकिस्तान के आश्रय सीज फायर करने का ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो कर दिया, लेकिन इन सब के बीच इस लड़ाई को धार्मिक और सभ्यता के साथ जोड़ने का प्रयास ईरान ने भी किया है। ईरान के राजदूत जो पाकिस्तान में हैं, अमीरी मुकद्दम, उन्होंने बहुत साफ तौर पर सोशल मीडिया में लिखा कि यह बात सभी जानते हैं, जिसके पास बड़ी सभ्यता है वो धमकी से डरकर और दबाव में बातचीत नहीं करेगा। यह एक अहम इस्लामी और धार्मिक सिद्धांत है। काश अमेरिका इसे समझ पाता। अमेरिका नहीं समझ पाया, वो ट्रैप होता चला गया, फंसता चला गया। और इन सब के बीच जो मेजर जनरल अब्दुल्लाशी हैं, जो ईरान के हैं, उन्होंने एक नई बात लिखी कि आईआरजीसी ने अमेरिका और इजराइल को थका दिया है, जिससे उन्हें मजबूर होकर युद्ध विराम की मांग करनी पड़ी, वह भी अनिश्चित काल के लिए। ये मैसेजेस दोनों दो बात की दिशा में ले जाते हैं। एक तरफ ईरान के भीतर सत्ता का धार्मिक कट्टरपंथ बढ़ रहा है, बढ़ चुका है, और दूसरी बात, अब ईरान के गवर्नेंस को चलाने के लिए या सरकार को चलाने के लिए पॉलिटिशियन नहीं, रेवोल्यूशनरी गार्ड ही मायने रखते हैं। तब यहां पर अमेरिका के भीतर या व्हाइट हाउस के भीतर जो सबसे बड़ा सवाल था कि सिर्फ अमेरिकी हितों को सहेजने के लिए ईरान की तरफ देखना या अनिश्चितकालीन सीजफायर के जरिए अपने हितों को दोबारा से बचाकर खड़े करना, क्या अब अमेरिका की जरूरत नहीं है? जिस पर व्हाइट हाउस में यह बैठक में मुहर लगी कि पहली जरूरत इसलिए है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अमेरिका अलग थलग भर नहीं है। अमेरिका के जो अपने हित दुनिया में अलग अलग जगहों पर मौजूद थे, संयोग से वो धराशायी हो गए हैं। खाड़ी देश अमेरिकी अड्डा बनेगा या नहीं बनेगा, इस पर भी सवालिया निशान है। तेल पेट्रो डॉलर की शक्ल में बिकेगा या नहीं बिकेगा, इस पर भी सवाल है। इराक में जो ईरान समर्थित मिलिशिया समूह हैं, उनको धराशायी कौन करेगा? चीन ईरान के हथियारों को और ज्यादा बढ़वाने में मदद कर रहा है, उसे रोकेगा कौन? इकोनॉमी में बढ़ोतरी चीन की हो रही है, उसके सामने अमेरिका कैसे खड़ा होगा? स्थिति तो यहां तक आ गई कि जिस इराक पर उसने कब्जा किया, वहां बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी को खाली करना पड़ गया। अपने अधिकारियों से कहना पड़ा छोड़ के चले जाए, पता नहीं कब इस पर हमला हो जाए। जो अमेरिकी बेस नॉर्दर्न इराक में है, वो पूरे तरीके से ध्वस्त हो गया। यहां तक कि तुर्की जो नाटो कंट्रीज के साथ है, वहां पर एंटी यूएस प्रचार प्रसार नहीं, बल्कि बकायदा लोग सड़कों पर आ गए। मिस्र में लोग सड़कों पर आ गए। यानी जो मिलिट्री है, जो पॉलिटिकल है, जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, जो इन तीनों से जुड़े हुए इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अब दुनिया भर में संभालने की जरूरत अमेरिका की है। तभी वो खड़ा हो सकता है, क्योंकि इस युद्ध में उसने सब कुछ गंवा दिया है और गंवाई हुई परिस्थिति में ईरान को मजबूत कर दिया, क्योंकि अभी तक जो दूर से नजर आते थे कमजोर, वो ताकत के साथ उभरे हैं। उसमें चाहे लेबनान में हिजबुल्लाह हो, गाजा में हमास हो, यमन में ह्यूती हो, ये तमाम लोग मजबूती के साथ जब खड़े हो गए तो अमेरिका के सामने चुनौती इसलिए व्यापक हो गई क्योंकि उसका अपने कोई हित सधा नहीं। इजराइल कमजोर दिखाई देने लग गया। ईरान मजबूती के साथ परमाणु हथियार तक बनाने की धमकी देने की स्थिति में आकर खड़ा हो गया और वर्ल्ड इकोनॉमी को नियंत्रण में ईरान ने चीन के भरोसे ले लिया है। अब रास्ता उस
अनिश्चितकालीन सीजफायर के बीच में जाकर फंस गया है, जहां पर या तो अमेरिकी राष्ट्रपति धीरे धीरे अपनी हकीकत की जमीन को देखते हुए युद्ध से पूरी तरह बाहर हो जाएं, या फिर उस चाबी को कभी भी घुमाएं और जो निशाने पर है उसमें होर्मुज रूट, उसमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट और उसमें ईरान का तेल, उस दिशा में कोई बड़ा फैसला वो लेने की स्थिति में आ जाएं। लेकिन मुश्किल ये है, अब 28 फरवरी दोबारा से लौटकर आएगी नहीं, क्योंकि ईरान सतर्क है और उसकी सतर्कता इस वक्त उसकी अपनी सरकार चलाने में रेवोल्यूशनरी गार्ड की भूमिका और उसके अपने सुप्रीम लीडर जो नए हैं, आयतुल्ला मुस्तबा खामनई, उनसे भी कोई बातचीत, कोई संवाद उनको देख पाने की स्थिति में जब दुनिया नहीं है और सारे आदेश उन्हीं के इर्द गिर्द टिके हुए हैं, तब व्हाइट हाउस क्या करे? यह सवालिया निशान पहली बार उस अमेरिकी राष्ट्रपति के माथे पर लगा है जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया, दूसरी चुन चुनकर आए, लेकिन तमाम राष्ट्रपतियों की कतार में सबसे कमजोर साबित हो रहे हैं। और साबित करना है 1.5 साल के भीतर सबसे मजबूत हम ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।